नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं नेपाल के राजनीतिक दलों की। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नेपाल सरकार 2 अध्यादेश लेकर आई थी, प्रधानमंत्री ओली। लेकिन प्रधानमंत्री ओली इस अध्यादेश को लाने के बाद खुद ही उसी में फंस गई। अब ये कैसे फंसी, आप इस चीज़ को समझें। पहले तो आप ये समझें कि ये अध्यादेश क्या था। ये था कि 40% से ऊपर यदि किसी पार्टी के जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, वो एकजुट हो गए तो वो अन्य पार्टी का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये अध्यादेश इसलिए लाया गया पीएम ओली द्वारा कि वो रेणु यादव के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन करना चाहते थे, जिसमें मधेश के 6 दलों के कुछ नेता और राजपा और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, इन सब को मिला के वो एक नया दल खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी कर दी थी और अध्यादेश भी ले आए थे। अब वो इन नेताओं को इकट्ठा करके एक नई पार्टी का गठन करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये 2 पार्टियां, राजपा और समाजवादी जो पार्टी है, ये दोनों मिलके एकजुट हो गई। ये दोनों पार्टियां 1 साल से एकजुट होना चाहती थी और प्रधानमंत्री ओली जानते थे कि ये पार्टियां अब एक हो सकती हैं। इसलिए वो इस अध्यादेश को लेकर आए कि किसी भी दशा में इन दोनों पार्टियों को एक नहीं होने देना है और प्रदेश 2 की सरकार गिरानी है। ये चाहते थे प्रधानमंत्री ओली। लेकिन राजपा और समाजवादी पार्टी ने जनता समाजवाद पार्टी का निर्माण कर दिया और ये नेपाल की तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर पार्टी बन गई है, क्योंकि इसमें एक से एक धाकड़ नेता मौजूद हैं। जैसे बाबूराम भट्टराय, महंत हैं, उपेंद्र हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस पार्टी में जो नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। तो उन सब को अलग करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया था। लेकिन ये सारे आपस में मिल गए तो प्रधानमंत्री ओली जो है वो अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए हैं। अगर वो ये अध्यादेश लेके नहीं आते तो शायद ये जो दोनों पार्टियां एक हुई हैं, ये एक नहीं हो पाती। तो जैसे ये अध्यादेश लेके आए और एमपीओं को, सभी पार्टियों से एमपीओं को किनारा निकालने की कोशिश की, वैसे ही ये लोग समझ गए राजपा और समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं और इन्होंने तुरंत गठबंधन कर दिया। और गठबंधन भी नहीं कह सकते इसको, इन्होंने एक पार्टी बना दी और ये एक बहुत मजबूत पार्टी हो गई है। हो सकता है आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें ये पार्टी जीत जाए। ये हो सकता है, कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नेपाली जनता के मूड पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक नेपाली जनता की मूड की बात है तो वो इस बार प्रधानमंत्री ओली की पार्टी को वोट नहीं देगी, बहुत कम वोट ही देगी। यानी सभी जनता का जो मूड हम अपने हिसाब से, अपने चैनल के हिसाब से जो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि सभी नेपाली जनता का मूड प्रधानमंत्री ओली की पार्टी को वोट देने का नहीं है। हाँ, कुछ जरूर हैं जो उनको वोट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ओली का गेम उल्टा उन्हीं के खिलाफ हो गया। नेपाल के बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है कि इस अध्यादेश को वापस लो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं वो भी इस अध्यादेश को लागू नहीं करना देना चाहते हैं। मने आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ओली इस अध्यादेश को अपने फायदे के लिए लाए और लेकिन उनको बहुत भारी नुकसान हो गया और हो सकता है ये अध्यादेश खारिज भी हो जाए। तो प्रधानमंत्री ओली द्वारा किया गया सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम मैं इसको मानता हूँ। हालांकि वो बड़े हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो हमारे हिसाब से ये कदम उनके लिए ही बहुत भारी नुकसानदायक रहा। दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उस समय हम भी किसी का प्रचार जरूर करेंगे। हमारे प्रचार का मतलब ये नहीं है कि हम प्रचार करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। जो नेपाल हित में जो आदमी काम करेगा, हम उसी के बारे में आपको उसके कामों का वर्णन करेंगे।
आपको तो पता है कि हम स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं लेते हैं, इसलिए हम जो कहेंगे वो सही कहेंगे। तो दोस्तों, हम बहुत जल्दी देखेंगे कि कौन नेता नेपाल हित में सही काम कर रहा है, उसके बारे में ही आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हर पार्टी देश हित में काम करती है और हर पार्टी विदेशों के दबाव पे भी काम करती है। चाहे कोई भी पार्टी आए, उसे देश हित में काम करना ही होगा और उसे विदेशी दबाव में काम करना ही होगा। अब बात ये आती है कि दोनों चीज़ों को कौन मेंटेन करके रख सकता है। प्रधानमंत्री ओली तो चीन को भी कंट्रोल करने चले थे, भारत को भी कंट्रोल करने चले थे, अमेरिका को भी कंट्रोल करने चले थे। ये तीनों को प्रधानमंत्री ओली ने बहुत कोशिश की। हमने 1 साल 1.5 साल पहले ही वीडियो बना दी थी, बताया था कि प्रधानमंत्री ओली चीन का दबाव को कम करने के लिए अमेरिका का साथ ले रहे हैं, अमेरिका का दबाव कम करने के लिए चीन का साथ ले रहे हैं और भारत और चीन का दबाव कम करने के लिए अमेरिका का साथ ले रहे हैं। ये हमने आपको 1.5 साल पहले बताया था। ऐसे ही प्रधानमंत्री ओली ने किया। हमारे पास में राजनीति का जो अनुभव है वो 30 साल का है और हम वही देख रहे हैं जो भारत में चल रहा है। जो राजनीति, जिस टाइप की राजनीति भारत में होती है, उसी टाइप की राजनीति नेपाल में होती है। आपके यहाँ भी कुछ जो नेता लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं, जैसे भारत में है, तो आपके यहाँ भी हैं ऐसे नेता लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा और झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरे नेताओं पर। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कहते हैं कि सभी जायज़ है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना ये सभी नेता लोग करते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि आपके यहाँ कौन सबसे अच्छा नेता है जो नेपाल हित में काम करेगा या करता हो, और तब उसके बारे में हम जब चुनाव होगा तब ही प्रचार करेंगे। हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, इसलिए हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। जो आदमी सही होगा, देश हित में काम करेगा, उसी के पक्ष से बोलेंगे। धन्यवाद।